एक पल मैं देर रात तक पेपर ब्राइड खेल रहा था, अगले ही पल मैं रहस्यमयी तरीके से एनोमलीज की दुनिया में पहुंच गया, जहां दो डरावनी फीमेल गोस्ट्स मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही थीं। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और मैं आगे पीछे से उनके बीच फंस गया। घबराकर मैं वापस घर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, तभी अचानक गार्डियन ब्लैक और गार्डियन व्हाइट सामने आ गए। उन्होंने दावा किया कि मैं उनका मास्टर हूँ। उनके अनुसार मैं अंडरवर्ल्ड सॉवरेन का रीइंकार्नेशन हूँ, यानी खुद अंडरवर्ल्ड का सुप्रीम रूलर। ये पक्का करने के लिए कि मैं कोई हेलुसिनेशन नहीं देख रहा, मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन सामने खड़े गार्डियन को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं सच में मर चुका हूँ। मेरी डिसबिलीफ देखकर गार्डियन ब्लैक थोड़ा एंग्शियस हो गया। उसने कहा कि हमारा पूरा पर्पस आपकी मैजेस्टी की रक्षा करना है, लेकिन मैं तो बस एक कॉर्पोरेट ड्रोन हूँ जो देर रात तक गेम्स खेलता रहता है। मैं तो रेड लाइट पर भी जेवॉक नहीं करता। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने मुश्किल से किसी एंट पर पैर रखा होगा। मेरा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे हो सकता है? ये सोचकर मैं तुरंत गार्डियंस की तरफ मुड़ा। मेरी लाइफ स्पैन कितनी बची है? मुझे डर था कि यहाँ पहुंचते ही कहीं मेरा इंपीरियल एंड न हो जाए, लेकिन उन्होंने जो अगली बात कही उसने मुझे और भी ज्यादा चौंका दिया। गार्डियन व्हाइट ने बताया कि मेरी लाइफ स्पैन लिमिटलेस है। तीनों रेल्म्स के अंदर किसी के पास मेरी सोल लेने की पावर नहीं है। जो गोस्ट कुछ पल पहले मुझे मारना चाहती थी, वह यह सुनते ही बीच सांस में जम गई। उसके सामने खड़ा यह अनलकी सेप ही अंडरवर्ल्ड सॉवरेन था। दोनों फीमेल एनोमलीज भागने के लिए स्क्रैम्बलिंग करने लगीं, लेकिन गार्डियन ब्लैक ने अपने हाथ की चेन तुरंत निकाल ली। साइथ ब्लेड लगी हुई चेन दोनों एनोमलीज की तरफ झपटी। एक ही मूव में उसने उन्हें कसकर बांध दिया और फिर उन्हें ऐश में जला दिया। तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल चाइम सुनाई दी। अंडरवर्ल्ड समनिंग सिस्टम बाउंड, स्टार्टर पैक डिस्ट्रीब्यूटेड, सबऑर्डिनेट्स नाउ ऑन ड्यूटी। मैंने एक ट्रांसमिग्रेटर के स्टैंडर्ड इश्यू पर्क्स अनलॉक कर लिए थे। मेरा दिल तुरंत खुश हो गया। कुछ पल पहले का सारा डर गायब हो गया। मैंने बिना समय बर्बाद किए दोनों गार्डियंस को ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। इस टूटे फूटे पुराने घर को गिराकर मेरे लिए कोई डिसेंट जगह बनाओ। यहाँ की फ्रीजिंग स्पिरिट एनर्जी मुझे नम कर रही है। गार्डियन व्हाइट ने तुरंत टेम्पररी रेजिडेंस बनाने का काम संभाल लिया। वहीं गार्डियन ब्लैक ने आसपास घूम रही वॉन्डरिंग स्पिरिट्स को साफ करना शुरू कर दिया। मैं अभी अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स की एफिशिएंसी एंजॉय करना शुरू ही कर रहा था कि सिस्टम फिर से चाइम कर उठा। टिंग, अर्जेंट क्वेस्ट रिफ्रेश्ड। शहर के बाहर मौजूद मैस ग्रेव में फैले हॉरर को 48 घंटे के अंदर सप्रेस करो। रिवॉर्ड 12 अंडरवर्ल्ड कॉन्स्टेबल्स। फेलियर होने पर एक अंडरवर्ल्ड डीटी रिकॉल कर लिया जाएगा। मेरा एक हिस्सा सिस्टम की स्टिंजीनेस की शिकायत करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह खुद अनबाइंड होकर मुझे यहाँ अकेला छोड़ न दे। इसलिए मैंने अपनी प्राइड निगली और क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी गार्डियंस मेरे साथ थे, इसलिए एक छोटा सा मैस ग्रेव डरने लायक नहीं था। इतनी सारी हलचल के बाद मुझे भूख लगने लगी। इस प्रिंसिपल पर कि भरा हुआ पेट स्ट्रॉन्गर फाइटर बनाता है, मैंने गार्डियंस को इनविजिबल होने और मेरे पीछे पीछे चलने का ऑर्डर दिया। तभी मेरे दिमाग में एक वाइल्ड आइडिया आया। क्या वे मुझे हवा में भी कैरी कर सकते हैं? शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन विद होस्ट अवेलेबल, होल्ड स्टेडी बॉस। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पूरी दुनिया घूमने लगी और मुझे सीधे मॉर्टल रेल्म में वापस फेंक दिया गया। ये किसी भी रोलर कोस्टर से ज्यादा इंटेंस था। मुझे वहीं उल्टी होने वाली थी। तभी मेरे सामने एक टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने विंडो नीचे की। कहाँ जाना है यंग मैन? मैंने अपनी सांस संभाली। सिटी लिमिट्स के बाहर वाला क्रॉस रोड्स। ड्राइवर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कहा, वहां एक मास ग्रेव है। आधी रात को वेंचफुल गोस्ट्स चीखते हैं। बहुत बैड एनर्जी है। मेरे रिलेटिव्स में एक गोस्ट हंटर है। वह कहता है वहां एक रेड ब्राइड है जो बेहद पावरफुल है। कई ग्रुप्स अंदर गए और कभी वापस नहीं आए। मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो सर, मैं पास में ही कुछ काम करने जा रहा हूँ। ग्रेव के पास नहीं जाऊंगा। ड्राइवर पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। वह जगह लिविंग लोगों के लिए नहीं है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी आंखों के सामने गार्डियंस टैक्सी के ऊपर स्टेडी खड़े थे और हम दोनों की प्रोटेक्शन कर रहे थे। मैंने टैक्सी को दूर जाते हुए देखा, फिर सामने मौजूद रास्ते की तरफ मुड़ा। घनी फॉग ने उस बैरन स्लोप को ढक रखा था और हवा के साथ एक महिला के हल्के सॉबिंग की आवाज आ रही थी। ये जगह सच में अनसेटलिंग थी। अब समझ आया कि गोस्ट हंटर्स इसे हैंडल क्यों नहीं कर पाते। एरिया के चारों तरफ 3 या 4 लेयर्स में कॉशन टेप लगी हुई थी। वार्निंग साइंस पर रेड रंग से पेंटेड टैलिस्मन्स मूनलाइट में हल्के हल्के ग्लो कर रहे थे। मैंने खुद से बुदबुदाया, ये सारी वार्निंग्स पॉइंटलेस हैं। मेरे और डेथ विश रखने वाले लोगों के अलावा यहाँ कौन आएगा? मैंने ऊपर देखा और ऑर्डर दिया, तुम दोनों मेरे पास रहना और मेरी सेफ्टी करना। मैं आगे जाकर स्काउट करता हूँ। तुम्हारे आदेश पर दोनों की आवाज कानों में गूंजती है। एज यू कमांड, योर मैजेस्टी। मैं अपनी गोस्ट साइट एक्टिवेट करके आसपास के पूरे टेरिटरी को स्कैन करता हूँ। यहाँ का बोन चिलिंग एटमॉस्फेयर मुझे कुछ पल के लिए स्पीचलेस कर देता है। तो ये एक गोस्ट डोमेन है। इसकी फीलिंग डुआ सिटी के पुराने रिकॉर्ड से भी ज्यादा भारी है। तभी फॉग के अंदर से एक ईरी शैडो धीरे धीरे बाहर आती है, जिसकी आंखें ब्लू ग्लो कर रही हैं। उसकी आवाज हॉलो और कर्कश है। यंग मैन, मेरा सिर गायब है। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ गया? मैं दोनों हाथ कमर पर रखकर खुद को कंपोज्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
लिटिल गोस्ट, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? गार्डियन ब्लैक तुरंत मटेरियलाइज हो जाता है। उसकी चेन लाइटनिंग की तरह झपटती है और हेडलेस गोस्ट को चीर कर ऐश में बदल देती है। एक लोएस्ट टियर स्ट्रे स्पिरिट ने उनकी मैजेस्टी को ऑफेंड करने की हिम्मत की। तुम मरने के लिए खुद बुला रहे हो। तभी सिस्टम चाइम करता है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सबऑर्डिनेट हैज एलिमिनेटेड अ लोएस्ट टियर स्पिरिट, 1 मेरिट पॉइंट अर्नड। मैं आईब्राउ उठाता हूँ। तो मॉन्स्टर्स को मारने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। इतना तो इजी है। जब गार्डियंस मेरी बैकिंग कर रहे हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? हिम्मत बढ़ते ही मैं फॉग की गहराई में चिल्लाता हूँ, और कोई डेथ विश लेकर बैठा है तो बाहर आ जाओ। आज मैं तुम सबको डील करूंगा। मेरी आवाज बैरन स्लोप पर गूंजने लगती है। गार्डियन वाइट शांत आवाज में कहता है, रेस्ट अश्योर्ड योर मैजेस्टी, यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज केवल फियर्स गोस्ट रैंक की है, जो लगभग हम दोनों के बराबर है। उसके इतना कहते ही फॉग वायलेंटली चर्न होने लगती है और पूरा एरिया ब्लड रेड हो जाता है। उसी के अंदर से ऑयल पेपर अम्ब्रेला पकड़े एक वुमन बाहर आती है। उसकी आवाज शार्प है। कौन सा लिटिल गोस्ट मेरी टेरिटोरी में घुसने की हिम्मत कर रहा है? वह धीरे से मेरी चिन ऊपर उठाती है और अचानक मुस्कुरा देती है। अभी अभी अवेकेंड यंगस्टर, और माउथ भी काफी बड़ा है। मैं उसकी फेमिलियर वेडिंग ड्रेस को देखता हूँ और अजीब तरह से थोड़ा काम हो जाता हूँ। एक गोस्ट ब्राइड। आज रात मैं ये लुक पहले ही 2 बार देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा ये लिटिल शो भी कुछ खास देखने लायक नहीं है। रेड ब्राइड का चेहरा डार्क हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मैं बिना प्रॉपर आर्मर के उसके जैसे हाई रैंकिंग वेंजफुल गोस्ट को प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहा हूँ। अभी अभी अवेकेंड हुआ है और पहले से ही मरने की तलाश में है। गार्डियंस पर भरोसा करके कि वे मेरी बैक वॉच कर रहे हैं, मैं बिना किसी डर के जवाब देता हूँ, तो तुम एक गोस्ट हो? सो वॉट? मैं सच में तुमसे डरता नहीं हूँ। तभी गार्डियन वाइट की आवाज मेरे कान में आती है, जिसमें ठंडक साफ महसूस होती है। योर मैजेस्टी, इस गोस्ट के ऊपर कम से कम 100 लाइव्स का कारमा है। इसके सिंस बहुत गहरे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है। मेरी गेज कोल्ड हो जाती है। तो तुम्हारे हाथों पर इतनी लाइव्स हैं, यही तो और बड़ा रीजन है कि आज तुम्हारा हिसाब हेवन की तरफ से मैं खुद करूं। गोस्ट चीखती है और झपट कर मेरी तरफ आती है। उसके नेल्स ब्लैक एनर्जी से रैप्ड हैं और सीधा मेरे थ्रोट को टारगेट कर रहे हैं। रेकलेस लिटिल फूल, पहले तुम्हें भेजती हूँ। जाकर मेरे लिए पता करो कि अंडरवर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। गार्डियन वाइट उसके स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। मैं कोल्डली ऑर्डर देता हूँ, टेक देम ऑल डाउन, लेकिन इसे अलाइव रखना। मुझे इससे क्वेश्चंस पूछने हैं। गार्डियन ब्लैक थिन एयर से बाहर निकलता है। चेन और ब्लेड एक साथ स्ट्राइक करते हैं और गोस्ट के साथ उसके पीछे मौजूद लेसर स्पिरिट्स को भी एक पल में पिन कर देते हैं। वे मूव तक नहीं कर पाते। तभी नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। सबऑर्डिनेट हैज एलिमिनेटेड रैंक डी अनोमली, 10 मेरिट पॉइंट्स अर्नड। रैंक सी अनोमली एलिमिनेटेड, 100 मेरिट पॉइंट्स अर्नड। नोटिफिकेशंस की एक स्ट्रिंग लगातार स्क्रॉल होती रहती है। मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठते हैं। मैं आराम से गार्डियन ब्लैक को नियर बाय छोटे स्पिरिट्स को साफ करने का ऑर्डर देता हूँ। फिर गार्डियन वाइट को रेड ब्राइड पर और प्रेशर डालने के लिए कहता हूँ। कई फेल्ड स्ट्राइक्स के बाद रेड ब्राइड आखिर समझ जाती है कि वह पूरी तरह आउटमैच्ड है। घबराकर वह भागने की कोशिश करती है। गार्डियन ब्लैक अपनी चेन झटके से बाहर निकालता है और एक ही मूव में आसपास के हर लेसर गोस्ट को स्वीप कर देता है। रेड ब्राइड को लगता है कि वह बच निकली है, लेकिन सांस लेने से पहले ही वह पीछे मुड़ती है और देखती है कि गार्डियन वाइट की सोल रेंडिंग ब्लेड सीधे उसके चेहरे की तरफ उड़ रही है। आखिरकार वह टूट जाती है और मर्सी के लिए चीखने लगती है, प्लीज माय लॉर्ड, अपने वेपन को रोक दीजिए। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं उस गोस्ट को एगनी में देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ। ये क्या हो रहा है? गार्डियन वाइट एक्सप्लेन करता है और तब मुझे आखिर समझ आता है। उनके वेपन्स कंडेंस्ड 9 शेड्स एनर्जी से फॉर्ज्ड हैं, इसलिए वे नेचुरली किसी भी डार्क या इविल स्पिरिट के लिए लीथल हैं। उसके लेवल की कोई स्पिरिट इसे सिंपली विथस्टैंड नहीं कर सकती। गार्डियन वाइट अपना रिस्ट्रेंट हटा लेता है। रेड ब्राइड तुरंत जमीन पर गिर जाती है। वह उसे कठोर आवाज में कहता है, हिज मैजेस्टी के क्वेश्चंस का सच सच और बिना डिले जवाब दो। एक भी लाई बोली तो ये गार्डियन कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। रेड ब्राइड जल्दी जल्दी जवाब देती है, यस यस। ये वन कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं नीचे क्राउच होकर उसकी आंखों में सीधा देखता हूँ। पहला सवाल, तुम यहाँ कितने समय से हो? वह जवाब देती है, इसने करीब 1 साल से इस जगह पर कब्जा कर रखा है। इस दौरान मैंने कुछ वॉन्डरिंग स्पिरिट्स को अपने साथ मिला लिया और ग्रेव्स की डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके यह गोस्ट डोमेन बनाया। मैं पूछता हूँ, गोस्ट हंटर्स ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? तुम्हें यहाँ लोगों को हार्म करने क्यों दिया? वह कहती है, ऐसा नहीं है कि वे नहीं चाहते, वे कर ही नहीं सकते। इस डोमेन के अंदर मैं डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को स्ट्रॉन्गर बनाती हूँ। जब तक रैंक ए गोस्ट हंटर खुद यहाँ नहीं आता, कितने भी रैंक बी गोस्ट हंटर्स आ जाएं बेकार हैं। वे कई बार कोशिश कर चुके हैं और मैंने हर बार उन्हें वापस भगा दिया। प्रोविंस में रैंक ए गोस्ट हंटर्स हैं, फिर उन्हें भेजा क्यों नहीं गया? वह जल्दी से जवाब देती है, माय लॉर्ड शायद नहीं जानते, लेकिन गोस्ट रेल्म का रिफ्ट लगातार वाइडन हो रहा है।
अब कम से कम 10 रैंक ए एनोमलीज मौजूद हैं और वे उन जायंट्स को कंटेन करने में ही पूरी तरह बिजी हैं। लो लेवल एनोमलीज जैसे हमारे लिए उनके पास मैन पावर ही नहीं बचा। वे सिर्फ सिटी लेवल रैंक बी गोस्ट हंटर्स भेज सकते हैं और वे मेरे सामने बिल्कुल मैच नहीं हैं। मेरे सीने में एक नॉट बन जाता है। अथॉरिटीज इस सबको कवर अप कर रही थीं। प्रोविंस का क्राइसिस मेरी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था और गोस्ट हंटर्स की हालत बेहद स्ट्रेच थी। मैं तीसरा सवाल करता हूँ, तुम जिस अंडरवर्ल्ड की बात कर रही हो वह क्या है? क्या इस वर्ल्ड में सच में कोई अंडरवर्ल्ड है? वह कहती है, ये वन भी श्योर नहीं है। मैंने सिर्फ रूमर्स के कुछ पीसेस सुने हैं, लेकिन इतना पक्का कह सकती हूँ कि मैं उस दूसरे गोस्ट रेल्म से नहीं आई। मैं इसी वर्ल्ड की पैदा हुई गोस्ट हूँ। गोस्ट रेल्म्स के इन्वेजन से पहले मैं यहीं पैदा हुई थी। तब किसी ने गोस्ट के एग्जिस्टेंस की बात तक नहीं की थी। मैं पूछता हूँ, तो अब तुम एग्जिस्ट क्यों करती हो? वह जवाब देती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से दोनों वर्ल्ड्स कोलाइड हुए हैं, स्पिरिट एनर्जी ज्यादा थिक हो गई है और डेड लोगों की ग्रजेस भी बहुत आसानी से जमा होने लगी हैं। हर कोई स्ट्रॉन्गर बनने के लिए डेस्परेटली किलिंग कर रहा है। यह सुनकर मेरे सीने में हैवीनेस उतर आती है, लेकिन मैं उसे जाहिर नहीं होने देता। मैं आगे पूछता हूँ, फिर तुम्हें अंडरवर्ल्ड के बारे में पता कैसे है? इस वर्ल्ड में पहले कभी अंडरवर्ल्ड डीटीज नहीं थे। गोस्ट कुछ देर सोचती है। जिस मोमेंट मेरी डेथ हुई उसी समय अंडरवर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन अपने आप मेरे माइंड में अपीयर हुई। उसने मुझे अंडरवर्ल्ड के गेट की तरफ गाइड किया ताकि मैं रिबॉर्न हो सकूं। लेकिन हम डेड सोल्स की संख्या 1000 से ज्यादा थी और महीनों तक सर्च करने के बाद भी हमें गेट नहीं मिला। आखिरकार हमारी स्पिरिट्स वीक होने लगीं और हमने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। 20 से भी कम लोग सरवाइव कर पाए। मैं उस केओस में यहाँ भाग आई। अचानक मेरे आसपास ऑरा सर्च करने लगता है। मैं पूछता हूँ, अब सर्वाइवर्स कहाँ हैं? गोस्ट डर कर रोने लगती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वे कहाँ हैं, लेकिन अब तक वे कम से कम रैंक बी, शायद रैंक ए भी बन चुके होंगे। गार्डियन ब्लैक की आवाज डार्क हो जाती है। हिज मैजेस्टी तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। दोबारा हेजिटेट किया तो मर जाओगी। गोस्ट तुरंत घुटनों पर गिरकर प्लीड करती है। मैंने जो कुछ कहा है सब सच है। या तो उन्हें गोस्ट हंटर्स ने मार दिया होगा या उन्होंने एक दूसरे को डिवावर कर लिया होगा। मुझे सच में नहीं पता कि वे कहाँ हैं। मुझे अब भी हेजिटेशन में देखकर गोस्ट अचानक उठती है और मेरी तरफ झपटती है। उसकी आवाज में सिडक्शन घुली हुई है। माय लॉर्ड, इस वन को अपने पास रहने दीजिए और आपकी सेवा करने दीजिए। मुझे हर तरह की बातें पता हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। मैं उसे पजल्ड होकर देखता हूँ। तुम इन दोनों को रिकॉग्नाइज नहीं करती? गोस्ट कंफ्यूज्ड होकर ब्लिंक करती है। क्या ये आपके कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट्स नहीं है माय लॉर्ड? अब साफ था कि उसे अंडरवर्ल्ड के बारे में सच में कुछ पता नहीं था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह मिल चुकी थी, इसलिए मैं बिना हेजिटेशन मुड़कर चल देता हूँ और गार्डियन ब्लैक को आवाज देता हूँ, अंडरवर्ल्ड के लॉ के हिसाब से इसे हैंडल करो। मैं बाहर वेट करूंगा। गार्डियन व्हाइट और मैं पहले बाहर निकल जाते हैं, जबकि गार्डियन ब्लैक उस एम्प्टी ग्रेवयार्ड में गोस्ट के साथ अकेला रह जाता है। वह फॉर्मल और अनवेवरिंग आवाज में कहता है, अंडरवर्ल्ड लॉ के अनुसार कोई भी स्पिरिट मॉर्टल रेल्म में लिंगर नहीं कर सकती। जिसने इनोसेंट लाइव्स ली हैं उसके लिए सभी पेनल्टीज कंबाइन होंगी और सेंटेंस डेथ होगा। गोस्ट गिड़गिड़ाती है, मर्सी माय लॉर्ड। लेकिन गार्डियन ब्लैक कोई मर्सी नहीं दिखाता। उसकी चेन बिजली की तरह निकलती है और सीधे गोस्ट के चेस्ट को पियर्स करके उसे वहीं लॉक कर देती है। उसकी आंखों में डिस्पेयर और डिफायंस दोनों दिखाई देते हैं। अपनी आखिरी सांसों में गोस्ट पूछती है, तुम असल में कौन हो और तुम अंडरवर्ल्ड की सेवा क्यों करते हो? गार्डियन ब्लैक कोल्डली मुस्कुराता है। अंडरवर्ल्ड के 10 मार्शल्स में से एक, सोल रीपर। गोस्ट की स्क्रीम लगभग तुरंत ब्लेड के हवा चीरने की आवाज में दब जाती है। गार्डियन ब्लैक घुटनों पर बैठता है और अपनी पाल्म जमीन पर रखकर पावर को अपने अंदर खींचने लगता है। पूरे गोस्ट डोमेन की फॉग धीरे धीरे उसके शरीर में अब्सॉर्ब होने लगती है। फिर गार्डियन ब्लैक मेरे पास लौटकर रिपोर्ट करने लगता है, योर मैजेस्टी, गोस्ट डोमेन डिस्ट्रॉय हो चुका है। गिल्टी सोल को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद सिस्टम चाइम करता है। डिंग, क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड 12 अंडरवर्ल्ड कॉन्स्टेबल्स। समन नाउ। मैं ब्लिंक करता हूँ। बस, मेरी उम्मीद से तो काफी जल्दी हो गया। बिना हेजिटेशन में कहता हूँ, समन। शब्द निकलते ही खाली जमीन पर अचानक 12 फिगर्स अपीयर हो जाते हैं और सभी एक साथ घुटनों पर बैठ जाते हैं। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी, द अंडरवर्ल्ड सॉवरेन। मैं अपना गला साफ करता हूँ। राइज माय ऑनर्ड मिनिस्टर्स। गार्डियन व्हाइट मेरे पास धीरे से कहता है, योर मैजेस्टी, ये एड्रेस रैंक्ड अंडरवर्ल्ड डीटीज के लिए रिजर्व्ड है। कॉन्स्टेबल्स का स्टैंडिंग लोअर है। इनके लिए सिंपल राइज काफी है। मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इन टाइटल्स के भी रूल्स हैं। मैं खुद को करेक्ट करता हूँ। राइज ऑल ऑफ यू। 12 कॉन्स्टेबल्स एक साथ खड़े हो जाते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी। मन ही मन मैं सोचता हूँ, सिस्टम, मुझे एग्जैक्टली दिखाओ कि ये कॉन्स्टेबल्स क्या कर सकते हैं। मेरी आंखों के सामने सिस्टम पैनल खुल जाता है। डिंग, कॉन्स्टेबल डेटा एज फॉलोज। पोजीशन, बेसिक अंडरवर्ल्ड कॉम्बैट पर्सनल। ड्यूटीज, सोल कैप्चर, स्पिरिट एस्कॉर्ट, ऑफिशियल अंडरवर्ल्ड बिजनेस। रैंक बी, इक्विपमेंट, सोल रेंडिंग ब्लेड,
सोल चेन्स, सोल शैकल्स। मैं परफेक्टली स्टिल खड़े 12 कॉन्स्टेबल्स को देखता हूँ और फिर पहले वाली रेड ब्राइड को याद करता हूँ। सेम रैंक होने के बावजूद ये कंपैरिजन मुझे एक अजीब शांत रिएश्योरेंस देता है। जब मैं 10 यामा किंग्स समन कर लूंगा तब तो मैं ऐसे घूम सकता हूँ जैसे पूरी जगह मेरी ही हो। मैं अभी आगे की प्लानिंग कर ही रहा था कि सिस्टम फिर चाइम करता है। डिंग, न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। मैं तुरंत फोकस में लौट आता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ। डायरेक्ट द कॉन्स्टेबल्स टू एस्कॉर्ट सोल्स अकॉर्डिंग टू अंडरवर्ल्ड लॉ। रिवॉर्ड द गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। मेरा दिल उछल पड़ता है। द गेट, क्या यही वह पैसेज है जो दोनों वर्ल्ड्स के बीच कनेक्शन है जिसका रेड ब्राइड ने जिक्र किया था? सिस्टम थॉटफुल तरीके से मेरे सवाल का जवाब देता है। द गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड इज द ऑफिशियल पैसेज बिटवीन द realm of the living and the dead. Souls must pass through it to enter the underworld, and constables must pass through it to reach the mortal world. मेरा मूड तुरंत अच्छा हो जाता है और मैं बिना दूसरी बार सोचे क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा उतर जाता है। आसपास एक भी हेडलाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? तभी गार्डियन वाइट कहता है, डू नॉट वरी योर मैजेस्टी, वी ब्रदर्स कैन टेक यू बैक। मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, कैसे? फ्लाई या टेलीपोर्ट? वह जवाब देता है, ईदर वर्क्स, विच वुड योर मैजेस्टी लाइक टू ट्राई? मैं टेलीपोर्टेशन चूज करता हूँ। गार्डियन वाइट मुझे ब्रेस करने के लिए कहता है। अगले ही मोमेंट मेरी विजन ब्लर हो जाती है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है और मैं ऐसे आगे फेंका जाता हूँ जैसे किसी तेज गस्ट ऑफ विंड ने मुझे पकड़ लिया हो। जब तक मैं खुद को स्टडी करता हूँ मैं पहले ही अपने घर में खड़ा था। मैं डिसबिलीफ में आसपास देखता हूँ और अपनी खुशी छिपा नहीं पाता। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे सीधे घर टेलीपोर्ट कर सकते हो तो टैक्सी के 40 बक्स बच जाते। बाकी कॉन्स्टेबल्स भी मेरे घर में मटीरियलाइज हो जाते हैं। गार्डियन वाइट एक्सप्लेन करता है, अंडरवर्ल्ड लॉज ने अभी इस वर्ल्ड में पूरी तरह होल्ड नहीं लिया है। डेलाइट आवर्स के दौरान हम ऐसी टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डार्क एनर्जी कंज्यूम करें। मैं उसे बीच में रोक देता हूँ। उस पर बाद में बात करेंगे, अभी बिजनेस हैंडल करते हैं। ब्लैक कॉन्स्टेबल्स को लेकर सोल्स गैदर करने बाहर जाओ। दो की टीम्स में पैर अप करना। कोई भी मेलेवोलेंट स्पिरिट लोगों को हार्म करते मिले तो बिना मर्सी के किल कर देना। अगर कोई ऐसी चीज मिले जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकते तो सिग्नल भेजना। मैं व्हाइट को बैकअप के लिए भेज दूंगा। गार्डियन ब्लैक मुड़ता है और 12 कॉन्स्टेबल्स को ऑर्डर रिले करता है। वे सभी मार्शल के कमांड पर एक साथ जवाब देते हैं। फिर एक एक करके वे शैडोज में डिसॉल्व होकर रात में वैनिश हो जाते हैं। गार्डियन ब्लैक मुझे एक बार बाउ करता है और फिर हाई राइजेस के ऊपर आसमान में गायब हो जाता है। रात के गहरे अंधेरे में वेस्ट साइड मिडिल स्कूल के अंदर एक लड़का कॉर्नर में डेस्क के नीचे कांप रहा था। वह देख रहा था कि एक कांस्टेबल एक वेंजफुल गोस्ट के सामने खड़ा है। कांस्टेबल कोल्डली कहता है, रेचिड थिंग, तुमने 10 से ज्यादा इनोसेंट लाइव्स ली हैं। आज तुम्हें इसका जवाब देना होगा। वह अपनी ब्लेड और चेन निकालता है और बिना किसी रिस्ट्रेंट के गोस्ट पर स्ट्राइक करता है, जिससे वॉल पर एक लंबा और गहरा स्कार बन जाता है। लड़का टेरर में सब देखता रहता है और सोचता है, ये दोनों कौन है? वह कोल्ड ऑरा, ये गोस्ट हंटर नहीं है और नाइट एनवॉय भी नहीं। कांस्टेबल ऊंची छलांग लगाता है और चिल्लाता है, सोल चेन से बाउंड हो चुके हो, मेरे साथ अंडरवर्ल्ड चलो और अपनी पनिशमेंट फेस करो। तुम्हारे मॉन्स्टरस सिंस के प्रायश्चित के लिए माउंटेन ऑफ ब्लेड्स पर 300 साल। दूसरा कांस्टेबल ब्लेड हाथ में लिए एक टेक्निक रिलीज करता है जो क्लासरूम से डार्क एनर्जी का हर ट्रेस एक ही पल में साफ कर देती है। चेन वाले कांस्टेबल ने एक बेल निकाली और उसे रिंग किया। जैसे ही पास में छिपे लड़के ने वह आवाज सुनी, उसके सिर में तेज स्प्लिटिंग हेडेक होने लगा और वह घबराकर बाहर निकल आया। वह गिड़गिड़ाया, आह, मैं ह्यूमन हूँ, एनोमली नहीं। कांस्टेबल सरप्राइज्ड हुआ, तुम ह्यूमन हो, फिर भी तुम्हारे अंदर स्पिरिट एनर्जी का ट्रेस है और मेरिट की फेंट हिंट भी। तुम्हारा बैकग्राउंड काफी स्ट्रेंज है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरिट रखने वाला इंसान ईविल करने वाला नहीं होता। हमें जल्दी रिपोर्ट बैक करनी चाहिए। गार्डियंस को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। दूसरा कांस्टेबल कोल्डली वार्निंग देता है, ट्रबल से दूर रहना। अगर तुमने लाइन क्रॉस करने की हिम्मत की तो अंडरवर्ल्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दोनों तुरंत वैनिश हो गए। जो कुछ उसने देखा था उससे शेकन होकर लड़का अपनी पूरी ताकत से वेस्ट साइड मिडिल स्कूल से भागा। वह गोस्ट हंटर ब्रांच में पहुंचा और चिल्लाया, चीफ ल्यू, कुछ बहुत टेरिबल हुआ है। ब्रांच चीफ ल्यू ने डेस्क पर हाथ मारा और तेजी से खड़ी हो गई। चबी, तुम्हें स्कूल में वॉच पर होना था, वापस यहाँ क्यों आए? चबी हाँफते हुए बोला, हेडलेस अनोमली, वह गॉन है। क्या? ल्यू गुस्से से फट पड़ी और ब्लेड निकालकर उसे मारने जैसी स्थिति में आ गई। चबी जल्दी से समझाने लगा, नहीं नहीं, वह भागी नहीं, किसी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया? ल्यू को यकीन ही नहीं हुआ। क्या जांगनान सिटी में सच में कोई इतना पावरफुल है? क्या प्रोविंस का कोई रैंक गोस्ट हंटर यहाँ आया था? चबी ने तेजी से सिर हिलाया, नहीं, गोस्ट हंटर नहीं और नाइट एनवॉय भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। एंशिएंट ब्लैक रोब्स पहने 2 लोगों ने कुछ ही मूव्स में हेडलेस एनोमली को खत्म कर दिया। उन्होंने पूरा गोस्ट डोमेन भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ल्यू टेंस हो गई और दबाव डालते हुए बोली, एग्जैक्टली डिस्क्राइब करो।
वे कैसे दिखते थे, कितने स्ट्रांग थे? चबी ने कहा। दोनों आइडेंटिकल ब्लैक रोब्स पहने हुए थे और उनके चेहरे पेल थे, लगभग ब्लू टिंटेड। वे बिल्कुल ह्यूमन नहीं लग रहे थे। हेडलेस अनोमली अपने ही डोमेन के अंदर पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गई। सोल चेन का एक रैप, सोल रेंडिंग ब्लेड का एक स्विंग, और वह बिल्कुल टिक नहीं पाई। ल्यू के मन में डाउट उठने लगा। वह हेडलेस अनोमली बेहद मुश्किल थी। वह खुद और 2 रैंक बी हंटर्स मिलकर भी उसे मुश्किल से ड्रॉ तक रोक पाते थे, और अब उसे इतनी आसानी से क्रश कर दिया गया था। वह सस्पिशियस होकर पूछती है, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने सही देखा? कहीं ये कोई नया टाइप का स्पिरिट वेपन या हिडन टेक्निक तो नहीं? लेकिन अगले ही पल वह सोच में पड़ गई। गार्डियन, ये वर्ड इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? चबी ने सजेस्ट किया, गोस्ट हंटर फोरम्स पर पोस्ट क्यों नहीं करते? शायद वे अनोमलीज को क्लियर करने में हमारी हेल्प करना चाहें। लेकिन ल्यू ने अपना फैसला कर लिया था। पहले एन प्रोविंस ब्रांच को रिपोर्ट करो, फिर नोटिस पोस्ट करना। यह अननोन फोर्स पावरफुल हो सकती है, लेकिन अभी सीधे अप्रोच करना बहुत जल्दी होगा। गार्डन एस्टेट में एक कांस्टेबल ग्रम्बल करता है, डे लाइट में इम्परमानेंस क्लॉथ यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सेंसिंग पर रिलाई करना पड़ता है। कितना हैसल है? चेन वाले कांस्टेबल ने जवाब दिया। वर्ड्स का ध्यान रखो, बस प्रोसीजर फॉलो करो। वे एक ओल्ड मैन को लीड कर रहे थे, जिसकी लाइफ स्पैन उसके घर से बाहर बिताने जितनी ही बची थी। ओल्ड मैन कांपते हुए पूछता है, कांस्टेबल सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी वाइफ की कितनी लाइफ स्पैन बाकी है? कांस्टेबल इमोशनली मूव्ड था, लेकिन सिर्फ रूल्स के मुताबिक जवाब दे सकता था। हम कांस्टेबल्स के पास लाइफ एंड डेथ रजिस्टर देखने की अथॉरिटी नहीं है। तुम्हारा टाइम नेचुरली आ चुका है, कृपया इस पर ज्यादा मत सोचो। हमें जर्नी डिले नहीं करनी चाहिए। ओल्ड मैन कहता है, आई अंडरस्टैंड। जाने में रिलक्टेंट होकर वह अपनी वाइफ से आखिरी बार बात करता है। अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखना, स्वीट से दूर रहना, अगले जीवन में फिर हस्बैंड और वाइफ बनेंगे। तीनों वहां से निकल जाते हैं, बिना यह जाने कि उसकी वाइफ पहले ही जाग चुकी है और उसकी आंख के कोने से एक अकेला आंसू धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। कांस्टेबल्स उस ओल्ड मैन को अंडरवर्ल्ड की ओर जाने वाली रोड पर ले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि पीछे एक डार्क कॉर्नर में खड़ा आदमी उनकी हर मूवमेंट को वॉच कर रहा था। रात जल्दी बीत गई और नया सनराइज हो गया। मैं यौन करते हुए जागा। मेरा बॉडी अभी भी थोड़ा सोर था। मैंने बाहर वेट कर रहे कांस्टेबल्स को अंदर आने का सिग्नल दिया। गार्डियंस 12 कांस्टेबल्स को लेकर अंदर आए और रिपोर्ट करने लगे। पिछली रात कांस्टेबल्स ने 32 सोल्स गैदर की थीं और 8 रैम्पेजिंग एनोमलीज को एलिमिनेट किया था। क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था। तभी मेरे माइंड में सिस्टम चाइम हुआ। दिंग, क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड, द गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड हैज बीन ग्रांटेड, यूज इट नाउ। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। पूरी रात के काम के बाद यही तो चीज थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, यूज इट। खिड़की के बाहर साफ और क्लाउडलेस स्काई अचानक एक मैसिव रिफ्ट के साथ फट गया। सड़क पर मौजूद पेडेस्ट्रियंस को लगा कि कोई वर्ल्ड एंडिंग एनोमली आ गई है, इसलिए वे पैनिक में इधर उधर भागने लगे। गोस्ट हंटर बेस में चबी एंक्शसली ल्यू से पूछता है कि क्या हेडक्वार्टर से हेल्प बुलानी चाहिए, लेकिन ल्यू पहले ही समझ चुकी थी कि रैंक ए गोस्ट हंटर भी ऐसी फोर्स के सामने कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। जब तक हेडक्वार्टर्स का सोर्ड गॉड खुद इंटरवीन न करे, बैकअप बुलाने से सिर्फ कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। वह रेडी खड़े गोस्ट हंटर्स की तरफ देखती है और डिक्लेयर करती है, गोस्ट हंटर्स के तौर पर हमारा पर्पस लोगों की प्रोटेक्शन करना और आने वाली जनरेशंस के लिए पीस सिक्योर करना है। सिविलियंस को तुरंत इवैक्यूएट करो। जितनों को बचा सकते हो बचाओ, बाकी मेरे साथ डेथ तक फाइट करो, चाहे हमें हेल में ही क्यों न जाना पड़े। हम अपने साथ कुछ अनोमलीज को भी नीचे लेकर जाएंगे। मानवों से छिपी डीवा सिटी में, जहां इंसानों का कोई पता नहीं था, अनोमली किंग ने गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड के खुलने से निकल रही स्ट्रेंज ऑरा को महसूस किया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी स्कल जैसी आंखों के खाली सॉकेट्स में फिर से फायर जल उठी। यह ऑरा, अंडरवर्ल्ड, इम्पॉसिबल। ग्रेट वॉर के वर्षों बाद वे बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए थे। अपनी अनईजीनेस दबाकर उसने अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया, डूम टेकर, तुरंत जैंगनान सिटी जाओ और इन्वेस्टिगेट करो। अगर यह सच में अंडरवर्ल्ड का रेमनेंट है तो इसे पूरी तरह कंफर्म करना, और अगर कोई ट्रेजर इन्वॉल्व्ड हो तो उसे सीज कर लेना। इसी बीच शांत यंगजे रिवर की गहराई में सदियों से सोया हुआ एक डीमन ड्रैगन पावर के समन से जाग उठा। उसने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी गूंजती हुई रोर निकाली। अगले ही पल टावरिंग वेव्स उठीं और रिवर पर मौजूद बोट्स को निगल गईं। सतह पर सिर्फ बिखरा हुआ डीब्रीज रह गया। गाई प्रोविंस के माउंटेन्स और रिवर्स के बीच एक और मैसिव रिफ्ट खुल गया। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर एक के बाद एक थ्रेट अलर्ट्स भरने लगे, जो सिचुएशन की अर्जेंसी साफ दिखा रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक आदमी की आवाज लो और फर्म थी, तुम्हारे पास 1 घंटा है। मैं चाहता हूं कि इसे पूरी तरह फिगर आउट किया जाए। एक यंगर मैन ऑर्डर लेकर तुरंत बाहर निकल गया। एल्डर मैन अकेला विंडो के पास खड़ा होकर बाहर फैले रोलिंग माउंटेन्स को देखता रहा। उसकी फिस्ट्स बिना महसूस किए कसती जा रही थीं। इसी समय ग्लोब के लगभग हर उस बीइंग ने जिसके पास स्पिरिचुअल सेंस था, चांगनान सिटी के ऊपर हो रही डिस्टर्बेंस को महसूस कर लिया। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी कैओस में डूब गया।
एक ब्रॉडकास्टर इतनी तेजी से बोल रहा था कि उसके वर्ड्स गनफायर जैसे लग रहे थे। चांगनान सिटी के ऊपर एक मैसिव एनोमली पोर्टल दिखाई दिया है। डीवा का एनोमली किंग अपने एजेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने भेज चुका है। यंगजे रिवर के बॉटम पर एक एनोमली अवेकन हुई है। शिवान माउंटेन्स में अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इसी लोकेशन पर टिक चुकी थीं। कमांडर इन चीफ ने ऑर्डर दिया, हर मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करो। नेशन वाइड सभी गोस्ट हंटर ब्रांचेस को रेडी रहने की नोटिफिकेशन दो। सोर्ड गॉड पहले ही निकल चुका है। जांगनान सिटी को हर कीमत पर होल्ड करना होगा। बाहर लाइटनिंग चमक रही थी और थंडर गूंज रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे एक्शंस ने कितना बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है। मैं पजल्ड होकर बुदबुदाया, वेदर इतनी अचानक क्यों बदल गई? कहीं स्टॉर्म तो नहीं आने वाला? गार्डियन वाइट ने मुझे फिर रिमाइंड किया, योर मैजेस्टी, ये गेट के अराइवल के ओमेंस हैं। इस वर्ल्ड के लॉज ने अभी इसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। गेट का मैनिफेस्ट होना हेवन और अर्थ दोनों को शेक कर देगा। मैं गेट को देखता रहा और मेरे सिर में जैसे ब्लड रश होने लगा। यह वही है जो मैंने समन किया। दोनों गार्डियंस की वॉइसेस में रेयर एक्साइटमेंट सुनाई दी। योर मैजेस्टी, गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड मैनिफेस्ट हो चुका है। हम आखिरकार अंडरवर्ल्ड वापस जा सकते हैं। सभी कांस्टेबल्स एक साथ बोले, योर मैजेस्टी, कृपया गेट को तुरंत एंकर कीजिए और दोनों रेल्म्स के बीच पैसेज को स्टेबलाइज कीजिए। मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूं कैसे? गार्डियन वाइट जवाब देता है, गेट एक ट्रेजर है जो केवल योर मैजेस्टी से बाउंड है। आपको सिर्फ अपना माइंड काल्म करके इसके साथ कनेक्शन फॉर्म करना है। उसके बाद आप इसकी लोकेशन कंट्रोल कर पाएंगे। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और गेट की प्रेजेंस को सेंस करने के लिए अपना कॉन्शियसनेस आगे बढ़ाता हूँ। तभी मेरे माइंड के अंदर एक पुरानी वेदर्ड वॉइस सुनाई देती है, एंकर द गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड एट फैंगडू, द गोस्ट सिटी। मैं तुरंत वेरी और कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, तुम कौन हो? मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? लेकिन जिस तरह वह वॉइस अचानक आई थी, उसी तरह अचानक वैनिश भी हो गई। कोई आंसर नहीं मिला। फिर भी मैं गेट को उस जगह की तरफ गाइड करने लगा जहां फैंगडू स्थित था। इसी बीच प्रोविंस के अंदर गोस्ट हंटर ब्रांच में ल्यू सीनियर गोस्ट हंटर लॉर्ड ड्यूब को रिपोर्ट करती है। वह मैसिव गेट बिना किसी वार्निंग के अपीयर हुआ और फिर उतने ही रहस्यमयी तरीके से वैनिश भी हो गया। इसकी लोकेशन अननोन है। हेवन और अर्थ का बैलेंस बदल सकने वाला ट्रेजर किसी अनोमली के हाथ में जाने नहीं दिया जा सकता। लॉर्ड ड्यू कहता है, ल्यू, मेरे साथ जांगनन सिटी होल्डन प्रोविंस चलो। अगर कोई ऐसी अनोमली मिले जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती तो तुरंत रिपोर्ट करना। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं और जांगनान सिटी की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह की ओर जिसके बारे में कुछ दिन पहले तक लगभग किसी ने सुना भी नहीं था। इस बीच मैं गेट के सामने स्टोन स्टेप्स पर खड़ा हूँ और ऊपर उस टावरिंग स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ जो डजन्स ऑफ स्टोरीज जितना ऊंचा है। उसकी पूरी सरफेस डेंस कार्विंग्स और सीक्रेट सिंबल से ढकी हुई है। मैं मन ही मन हैरान होता हूँ। यह गेट तो बियॉन्ड मैग्निफिसेंट है। इन पैटर्न्स को देखते भर से ही उनमें से निकलती मिस्टिकल पावर महसूस की जा सकती है। गार्डियन वाइट कहता है, योर मैजेस्टी, यही फैंगडू द गोस्ट सिटी है जहां यह गेट बिलोंग करता है। हमें अंदर जाना चाहिए। अपने ही फ्रंट डोर को देखकर ऑ में खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। यह सोचकर कि पूरा रिल्म मेरा है, मेरे अंदर प्राइड की एक लहर उठती है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। चलो, मैं कहता हूँ, देखते हैं मेरा अंडरवर्ल्ड कैसा दिखता है। गेट खुलता है और सामने ब्लड रेड स्कोच्ड अर्थ का लैंडस्केप दिखाई देता है जो जगह जगह ब्लीच्ड बोन्स के हीप्स से भरा है। मेरी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। इससे पहले कि मैं कंप्लेन कर पाता, सिस्टम बिल्कुल सही समय पर चाइम करता है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव ऑफिशियली टेकन योर प्लेस एज रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड स्ट्रक्चर्स आर नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन। गोस्ट गेट अस्टॉनिशिंग स्पीड से खुद को रीबिल्ड करने लगता है और उसी जगह से एक वायलेंट स्टॉर्म बाहर की ओर सर्ज करता है जहां मैं खड़ा हूं। गार्डियन वाइट रेजिंग विंड के बीच घबराकर चिल्लाता है, हिज मैजेस्टी अभी भी स्टॉर्म के अंदर हैं। ब्लैक, जरूरत पड़े तो हम अपनी एसेंस तक बर्न कर देंगे। हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। दोनों गार्डियंस अपनी एसेंस ड्रॉ करते हैं और अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक ओपनिंग टियर करके स्टॉर्म को मॉर्टल रेल्म की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं। जैसे ही स्टॉर्म वहां पहुंचता है, ऑर्डिनरी लोग टेरर में घुटनों पर गिर जाते हैं। एक थिक ब्लैक फॉग पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में फैल जाती है और अनोमलीज को एनगल्फ कर लेती है, उनकी पावर को अंडरवर्ल्ड के लिए फ्यूल में कन्वर्ट करती है। जैसे ही वे अंडरवर्ल्ड में खिंचती हैं, वे टूम्बस्टोन्स में बदल जाती हैं और पूरे रेल्म को नरिश करने लगती हैं। गार्डियन वाइट मुझे उठाकर अपने हाथों में लेता है और मेरी फॉरहेड को जेंटली टच करके मुझे अनकॉन्शियसनेस से जगाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लंबी नैप से उठा हूँ। थोड़ा ड्रूल करते हुए मैं बुदबुदाता हूँ, मेरा हेड घूम रहा है। ये जगह इतनी लाउड क्यों है? लेकिन अगले ही पल ओवरवेलमिंग प्रेशर की एक वेव मेरे ऊपर से गुजरती है। सॉवरेन सोर्ड, सील और इंपीरियल रोब्स एक साथ मेरे शरीर पर मटेरियलाइज हो जाते हैं। मैं गास्प किए बिना नहीं रह पाता। ये सोर्ड कितना कूल है। ये चीज क्या है?
किसी इंपीरियल सील जैसी दिख रही है। तभी मेरी नजर गार्डियंस पर पड़ती है जो जमीन पर नील कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें किस चीज ने इतना डरा दिया। तुम दोनों घुटनों पर क्यों हो? उठो। दोनों गार्डियंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कुछ मोमेंट्स पहले मेरे शरीर से निकल रही टेरिफाइंग अदरवर्ल्डली ऑरा अब फेड हो चुकी है। वे थैंक्स में बाव करते हैं और धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं, एक्साइटमेंट से भरा। मैं कहता हूँ, चलो देखते हैं गोस्ट गेट के आगे क्या है। गोस्ट गेट से गुजरते ही सामने का सीन खुल जाता है। गोल्डन ब्राउन अर्थ की एक पाथ आगे तक वाइंडिंग जाती है और दोनों तरफ क्रिम्सन फ्लावर्स के विशाल फील्ड्स फैले हुए हैं। मैं खुद को एडमायर करने से रोक नहीं पाता। अब ये सच में ब्यूटीफुल है। गार्डियन वाइट समझाता है, योर मैजेस्टी, ये स्पाइडर लिलीज सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, इनका एक क्रिटिकल पर्पस भी है। ये उन स्पिरिट्स को होल्ड कर सकती हैं जिनकी अर्थली लाइफ स्पैन अब भी पूरी नहीं हुई है। स्पिरिट्स को यहाँ तब तक वेट करना पड़ता है जब तक उनका अलॉटेड टाइम खत्म न हो जाए। उसके बाद ही वे अंडरवर्ल्ड की रोड पर चलकर ऑफिशियली अराइवल रिपोर्ट कर सकती हैं। जब अंडरवर्ल्ड पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा तब आप इसे खुद एक्शन में देखेंगे, योर मैजेस्टी। मेरे अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग उठती है। ये लैंड पता नहीं कितने वर्षों से साइलेंट पड़ा था और अब आखिरकार इसका फिर से एक रूलर है। मुझे इसे अच्छी तरह गवर्न करना होगा। आगे मौजूद रिवर उतनी प्लेजेंट नहीं है, उसमें वर्म्स और सर्पेंट्स भरे हुए हैं, इसलिए मैं डिस्गस्ट में एक कदम पीछे हट जाता हूँ। गार्डियन वाइट बताता है, यह रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है जो 9 शेड्स रिवर के कन्वर्जेंस से बनी है। इसमें गिरने वाली कोई भी स्पिरिट अंदर मौजूद क्रीचर्स द्वारा फाड़ दी जाती है और फिर कभी रिबॉर्न नहीं हो सकती। और ये टेरेस ऑफ लॉन्गिंग है, अंडरवर्ल्ड में एंटर करने से पहले किसी सोल का फाइनल स्टॉप। यहाँ स्पिरिट आखिरी बार मॉर्टल वर्ल्ड की तरफ पीछे मुड़कर देखती है, फिर मैंगपोज टी पीती है और अपने अतीत की हर चीज को भूल जाती है। आगे चलते हुए मुझे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड का पहला हॉल किंग यामा का नहीं बल्कि किंग जिंग ग्वांग का हॉल है। मैं हॉल के डोर्स पुश करके अंदर जाता हूँ और गोल्ड इनलेड थ्रोन पर बैठने के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ता हूँ। आराम से थ्रोन में धंसते हुए मैं संतुष्टि की सांस लेता हूँ। यह अंडरवर्ल्ड तो बहुत विशाल है, मैं इसे एक विजिट में कभी पूरा नहीं देख सकता। अफसोस, मेरा पैलेस अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, अगली बार इसे देखना पड़ेगा। जब मैं अंडरवर्ल्ड में घूम रहा हूँ, मॉर्टल वर्ल्ड का जांगनान सिटी पहले ही हाई अलर्ट पर जा चुका है। ल्यू लॉर्ड ड्यू को रिपोर्ट करती है कि जांगनान सिटी के ज्यादातर वेंजफुल गोस्ट्स अपने गोस्ट डोमेन्स के अंदर छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें क्लियर करना मुश्किल है और रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है। लॉर्ड ड्यू ये सुनकर डिस्प्लीज्ड होता है और उसकी आंखों में डाउट दिखाई देता है। जांगनान सिटी में कोई रैंक ए एनोमली नहीं है और तुम इतना भी हैंडल नहीं कर सकती। ल्यू ऑनेस्टली जवाब देती है, एनोमलीज अपने गोस्ट डोमेन्स के अंदर सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट हासिल करती हैं, मेरी अपनी स्ट्रेंथ इनफ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पर्सनली इंटरवीन करें। लॉर्ड ड्यू ऑफिस से वैनिश हो जाता है और पीछे सिर्फ एक लाइन छोड़ता है, एन अर्जेंट सिचुएशन हैज अरिजन। मुझे हेडक्वार्टर्स वापस जाना होगा। जांगनान सिटी के मैटर के लिए मैं इम्प्रोविंस के ऑफिसर इंचार्ज को भेज दूंगा। ल्यू उस जगह को देखती रह जाती है जहां वह गायब हुआ था। उसके अंदर अनईजी फीलिंग बैठ जाती है कि कोई मेजर घटना अनफोल्ड हो रही है। लॉर्ड ड्यू बिना वजह इतनी जल्दी नहीं जाता। वह अपनी फिस्ट्स क्लेंच करती है और खुद को ड्यूटी याद दिलाती है। पहले जांगनान सिटी की सेफ्टी पर फोकस करना है, चाहे प्रोविंस के रैंक गोस्ट हंटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन ही क्यों न करनी पड़े। मैं पूरी तरह आउटसाइड हेल्प पर डिपेंड नहीं कर सकती। मुझे उन 2 मिस्टीरियस पावरफुल फिगर्स को ट्रैक डाउन करने की भी कोशिश करनी होगी। गार्डियन नाम मैंने पहले कहाँ सुना है। ल्यू के अंदर उतरती ग्रिम हैवीनेस के बिल्कुल उलट मैं इस समय एक्साइटमेंट से प्रैक्टिकली बजिंग हूँ। सिस्टम ने अभी एक नया क्वेस्ट रिलीज किया है। मुझे अंडरवर्ल्ड सॉवरेन्स टेम्पल की प्रोटेक्शन करनी है जिसे जल्द ही डिमोलिश किया जाने वाला है। रिवॉर्ड 50 अंडरवर्ल्ड कॉन्स्टेबल्स और एक सिटी गॉड टेम्पल। एक्साइटमेंट में मैं लगभग बेड से जंप कर जाता हूँ। 50 कॉन्स्टेबल्स और एक सिटी गॉड टेम्पल। ऐसे टेम्पल के साथ मेरे कॉन्स्टेबल्स फ्रीली मूव कर सकेंगे और मुझे डार्क एनर्जी की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं जल्दी से क्लोथ्स पहनता हूँ, गार्डियंस को समन करता हूँ और टेम्पल की तरफ निकल पड़ता हूँ। मैं एक टैक्सी रोकता हूँ। ड्राइवर को डेस्टिनेशन पता चलते ही वह बातचीत शुरू कर देता है। सुना है वह जगह जल्द ही तोड़ी जाने वाली है। वहाँ अपार्टमेंट्स बनाने की प्लानिंग है, फिर भी विजिट करने लायक है। आखिर 500 साल पुराना लैंडमार्क है। मैं नॉनशलांट बनने की एक्टिंग करते हुए कहता हूँ, इसे ऐसे ही तोड़ देना सच में शेम है। ड्राइवर साई करता है और अपना फॉरहेड रब करता है। ये सब एनोमली के दिखाई देने की वजह से हुआ है। पहले जब भी कोई डिजास्टर आता था या कोई हॉलिडे होता था, लोग अंडरवर्ल्ड सॉवरेन से प्रे करने जाते थे, लेकिन प्रेयर से कभी कोई फायदा होता नहीं दिखा, इसलिए समय के साथ लोगों का बिलीफ खत्म हो गया। ऑनेस्टली, इतना पुराना टेम्पल ऐसे ही डिमोलिश कर देना सच में शेम है। ये सुनकर मैं सोचने लगता हूँ कि कहीं अंडरवर्ल्ड में कुछ गलत तो नहीं हुआ या फिर कोई हिडन स्टोरी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। टैक्सी टेम्पल के सामने रुकती है।
मैं ड्राइवर को बिल्स का एक स्टैक देता हूँ और उसके जाने से पहले जानबूझकर गार्डियंस को रिवील होने देता हूँ। ड्राइवर उन 3 स्ट्रेंज फिगर्स को देखकर स्टन रह जाता है जो उसके सामने फेड हो रहे थे। क्या आज मैं किसी हॉन्टेड चीज से टकरा गया? मुझे ये सब दिखाई क्यों दे रहा है? मैं हैवी वेदर डोर्स पुश करके धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। बिना किसी विंड के भी विशाल बेल अपने आप बजने लगती है। उसकी डीप टोल पूरे सिटी में एको होती है। अगले ही पल सिटी की हर लाइट बंद हो जाती है और ऊपर जमा थिक लिंगरिंग फॉग धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। स्ट्रीट्स पर मौजूद लोग जैसे कुछ सेंस करते हैं, बिना एक दूसरे से कुछ कहे वे सभी एक साथ टेम्पल की तरफ ऊपर देखने लगते हैं। तभी एक गोस्ट हंटर एक्साइटमेंट में ल्यू के ऑफिस में दौड़कर आता है। चीफ, मेरे अंदर की स्पिरिट एनर्जी ये प्यूरिफाइड हो गई है। अब सब कुछ अनयूजुअली काल्म महसूस हो रहा है। ल्यू भी मुस्कुराती है। मेरे साथ भी यही है। ये शायद मुझे रैंक ए की तरफ पुश करने के लिए इनफ भी हो सकता है। इस बेल के बजने से एनोमलीज को एलिमिनेट करने की हमारी ऑड्स काफी बढ़ गई हैं। ल्यू तुरंत ऑर्डर देती है, उस बेल का सोर्स तुरंत फाइंड करो। ये एनोमलीज के खिलाफ टाइट टर्न करने की हो सकती है। उसका सबऑर्डिनेट चले जाने के बाद ल्यू सोच में बैठ जाती है और हाल की स्ट्रेंज इवेंट्स को याद करती है। उसे लगता है कि इन सभी घटनाओं के बीच कोई हिडन कनेक्शन है। मिस्टीरियस ब्लैक फिगर्स, स्काई में हुई मैसिव थंडर और अब आज की यह बेल। जांगनन सिटी के स्काई में अब कुछ अलग महसूस हो रहा था।